देखो बेटा, ये चेतना लिखा हुआ है, ये लघु, ये दीर्घ। लघु का एग्जाम्पल है आदिवासी और किसान आंदोलन, और दीर्घ का क्या है, 1857 का विद्रोह। ये आपका विचारधारा है। ये पाश्चात्यीकरण लिखा हुआ है, आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद। ये लिखा हुआ है पुनरुत्थानवाद। क्या लिखा हुआ है, पुनरुत्थानवाद। इससे क्या पैदा हुआ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उग्रवाद यही है। ये क्या है, यथार्थवाद। क्या टर्मिनोलॉजी है, यथार्थवाद। लोकप्रिय राष्ट्रवाद, गांधीवाद इसी से उदय हुआ। ये हमारा संगठनात्मक स्वरूप है। 1837 ये लिखा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। 1843 बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। 1851 में दोनों मिल गया, क्या बना, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में था। इसी समय मुंबई एसोसिएशन और मद्रास एसोसिएशन बना, और वही सब मिल के 1885 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, और अंतोगत्वा हमको स्वतंत्रता मिली। अब लिखते जाओ, मैं हट जाता हूँ। जहाँ नहीं लिख पाओगे बोलना, मैं फिर से बोल दूंगा। क्या बेटा, इंडियन एसोसिएशन, उसके ऊपर बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, उसके ऊपर लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लिख लिया। लिख लिया। थोड़ा सा देखने दो, लिखा कि नहीं लिखा है। लिखा हो गया। बेटा गुट निरपेक्ष कहीं नहीं लिखा है, पेज दिखाओ। कोई बात नहीं। संगठन लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है 1837 लैंड होल्डर्स सोसाइटी। फिर 1837 37, फिर 1843 बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 1851 इंडियन एसोसिएशन, और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कांग्रेस 1885। लिख लिया।
चलो बेटा, लिख लिए सब लोगों ने। अब इसे समझो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जब लिखोगे तो वो 100-150 शब्दों का होगा, लेकिन समझना बहुत पड़ेगा। तो कल से थोड़ा लिंक होना पड़ेगा कि तुम लोग समझ ही गए थे कि राष्ट्रवाद की जो है उत्पत्ति यूरोपियन पुनर्जागरण से होता है, और जो आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हो ये कहीं न कहीं सबसे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में आया था। और इसीलिए ये लोग परंपरागत रूप से यूरोप के शक्तिशाली क्या थे, राष्ट्र थे, जिसने लगभग 200-300 वर्षों तक पूरे विश्व को चलाया। अब देखो, राष्ट्रवाद जो है वो दो विचारधाराओं पे आधारित होता है। एक संकीर्ण एलिमेंट होता है और एक व्यापक या बहुल सांस्कृतिक होता है। संकीर्ण क्या होता है कि भाई आप एक जाति, धर्म, भाषा या प्रजाति जब एक साथ मिलके रहता है तो उसे एक राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। कि भाई एक ही जाति या एक ही धर्म या एक ही भाषा या एक ही प्रजाति के लोग एक साथ रह सकते हैं और अलग अलग नहीं रह सकते। तो ये हुआ संकीर्ण। लेकिन ये उग्र होता है, इसमें राष्ट्र एकीकृत ज़्यादा होता है। आपको दिखेगा कि ये मजबूत राष्ट्र है, ब्रेकअप नहीं होगा। लेकिन ये स्वयं के लिए भी हानिकारक होता है और पड़ोसी के लिए भी हानिकारक होता है। इसी का परिणाम हुआ कि ये यूरोपीय देश 400 वर्षों तक पूरी दुनिया में लड़ते लड़ते अंतो गत्वा विश्व युद्ध करते करते परमाणु बम खा पी के, और परमाणु बम खाने के बाद तो ये लोग आजकल मानवतावाद का क्या है, ठेकेदार हैं। प्रॉब्लम कश्मीर में होता है, पेट में दर्द इंग्लैंड और अमेरिका को हो जाता है, उनको मरोड़ देने लगता है। और एक होता है बहुल सांस्कृतिक राष्ट्र, जिसमें कई जाति, कई धर्म, कई प्रजाति और कई विचारों का क्या होता है, समावेश होता है। तो ये जो राष्ट्रवाद होता है ये बंधुत्व वाली होती है, उग्र नहीं होती है, संयमित होती है, ठीक है। तो इन प्रेजेंट टाइम जो है बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सब कोई समर्थन कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हम हों, चाहे अन्य यूरोपियन देश हों। यदि एक इस्लामिक देश को छोड़ दिया जाए, जो 50-55 इस्लामिक देश हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो सब के सब बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की क्या करते हैं, बात करते हैं। और जाति, धर्म, प्रजाति के द्वेष पर जो दोहरी नीति होती थी उसका विरोध भी सब करता है, और उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी करने के लिए सारे देश क्या हैं, तैयार रहते हैं। इन सारे लोकतांत्रिक देशों के पास फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी मानव अधिकार आयोग, आज भारत में ही हमारे पास एक विशाल फंडामेंटल राइट, फिर भी हमने मानवाधिकार आयोग का क्या किया है, गठन किया है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद इन्हीं दो तत्वों पर आधारित होता है, या तो संकीर्ण तत्वों पे होगा या क्या होगा, बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवादी होंगे। तो आप स्वयं भी महसूस किए होंगे कि जो उग्र या संकीर्ण राष्ट्रवाद पे आधारित होता है उस देश में अभी भी उग्रता होता है, और वो छटपट ज़्यादा करता है, स्वयं भी परेशान रहता है, दूसरों को भी परेशान कर। और जो बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता है वो संतुलित होता है, संयमित होता है,
और बंधुत्व वाली होती है, ठीक है। तो अपने भारत में राष्ट्रवाद कहाँ से आया? तो कल हम आपको बताए थे कि देखो हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद है उसका पहला उदाहरण तो हमें अथर्ववेद में ही मिल जाता है, जब राष्ट्र शब्द की वहाँ पर पहली बार क्या हुई है, उल्लेख हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है मेरे सामने में, वो आज वाला राष्ट्र नहीं है, ठीक है ना। ना उसे आज के राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, दोनों चीजें। और उसे आप क्षेत्रवाद के रूप में ले सकते हो। किस रूप में ले सकते हो? क्षेत्रवाद। क्योंकि हमारे यहाँ जनपद निकला, जनपद के बाद महाजनपद बना, महाजनपद के बाद मौर्य साम्राज्य बना, ठीक है। तो भाई ईसा के 600 वर्ष पूर्व ही महाजनपद था, और लगभग 1000 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ क्या थे? जनपद थे, ठीक है। और उसी से क्षत्रिय शब्द निकला है। क्षेत्र की रक्षा करने वाला क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। तो देख रहे हो, बिल्कुल क्षेत्रवादी क्या है? राष्ट्रवाद। लेकिन एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है बताओ? क्षेत्रवादी राष्ट्रवाद होने के बावजूद भी भारत का कोई ऐसा महाजनपद नहीं है जो एक जाति एक धर्म का है। भाई हम और तुम स्वयं मगध के हैं, मगध महाजनपद की है ना। तो मगध क्या कोई एक जाति का है क्या? क्या एक धर्म वाले का है क्या? नहीं ना। तब आखिर उसी मगध साम्राज्य के नेतृत्व में क्या हुआ? पूरे भारत का एकीकरण हुआ, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय हुआ। तो ये भारत, ये क्षेत्रवाद में भी बहुत बड़ी विशेषता है कि उसका राष्ट्रवाद उसमें भी संकीर्ण नहीं है, बहुल है। कि भाई मान लो मगध महाजनपद ही है, तो उस समय भी वहाँ विभिन्न जातियाँ थी, विभिन्न धर्म थे। बौद्धिज्म था, जैनिज्म था, आजीवक थे, हिंदू तो पहले से थे ही, सॉरी हिंदू वैदिक, ठीक है। विभिन्न भाषी भी थे, मग्गी बोलने वाले भी थे, बज्जी बोलने वाले भी थे, अंगिका बोलने वाले भी थे, भोजपुरी बोलने वाले भी थे, और मैथिली बोलने वाले भी थे। तो भाषा भी एक नहीं था। ऐसा ही कौशल के साथ था, ऐसा ही काशी के साथ था, अवंती के साथ था। तो ये हमारी मौलिक विशेषता है, क्या? सहिष्णुता और संवयन। इसीलिए आज तक हम जिंदा हैं और स्वयं की संस्कृति को क्या किए हैं? बचाए हुए। कि उसका भी कोई अच्छा चीज हुआ तो उसे हम एक्सेप्ट करके अपने साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। इसलिए जितना भी विदेशी आया वो सब का सब समा गया किसमें? वैदिक संस्कृति में। तो ये हमारी मूल विशेषता है, क्या? सहिष्णुता और संवयन। हम सहिष्णु भी होते हैं और प्लस में संवयनवादी भी होते हैं। जो आधुनिक राष्ट्रवाद है वो भाई हमारे यहाँ भी कहाँ से आया? यूरोप से। चूँकि अंग्रेज हमारे क्या थे? सरकार थी। वो हमारे यहाँ अपनी औद्योगिकरण को सफल करने के लिए क्या करता है? प्रगतिशील सक्रियता की नीति लाता है, जिसमें रेल, डाक, तार, संचार, छापाखाना, आधुनिक शिक्षा लाया। हम भी पढ़े, हम में चेतना आई, परिणाम स्वरूप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। जब सामाजिक सुधार हुआ तो भाई हम में भी राजनीतिक चेतना आई। वही राजनीतिक चेतना हमारा क्या है? राष्ट्रवाद है।
इसलिए हमारे इतिहास में एक मुहावरा है। क्या मुहावरा है? कि पश्चिम के हथौड़ों से हमने अपनी दास्ता की बेरियों को तोड़ डाला। अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया और उस बेरी को कैसे तोड़ा जाए ये भी हमने पाश्चात्य शिक्षा से ही सीखा। इसलिए उसी के हथौड़ों से हमने अपनी क्या कर दी? बेरियों को तोड़ दिया। अब भारतीय राष्ट्रवाद को समझो कैसे ग्रोथ करता है। मैंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद, कल भी कहा था कि एक जैविक प्रक्रिया है। जैसे आप सब हो, नहीं क्या पहली क्लास दूसरी क्लास में पढ़ते थे तो इतना नॉलेज था? नहीं, पक्की सोच लो, नहीं होगा भी नहीं। कैपेसिटी होती, जैविक विकास होता है, वही ये है। तो भारतीय राष्ट्रवाद को आप एक छोटा सा शिशु मान लो, ठीक है? तो वो छोटा सा शिशु बड़ा होगा। देखो, जब वो बच्चा पैदा लेता है उसमें कोई चेतना नहीं होती है। सिर्फ एक ही चीज का चेतना होता है, हुआ हुआ करता है। क्यों? भूख लगते रहता है। भाई कोई भी जीव संसार में सबसे पहले खाने के लिए ही आता है, तो उसे जब जब भूख लगेगा तब तब वो चिल्लाएगा। उसके अतिरिक्त वो कोई सामाजिक रिश्ते को नहीं निभाता है। लेकिन जब 6 महीना साल भर का हो जाता है उसमें चेतना आनी शुरू होती है। चेतना आने का मतलब क्या होता है पता ही नहीं। बाबा कुछ नहीं पता है, किताब कॉपी लेके आ जाते हो। समझते हैं सर जी, चेतना मतलब क्या होता है समझते हैं। चेतना शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं बचपन से। मतलब क्या है आप जानो, मेरा क्या जा रहा है। तथ्यों को समझना चेतना कहलाता, ठीक है? कि ये पोडियम है, ये पानी है, ये कप है, इसमें चाय है। हाँ, यही चेतना कहलाता है कि भाई वो आग है, वो पानी है, उसे हमें छूना है। नहीं, देखो छोटा बच्चा आग को पकड़ता है, क्यों? उसमें आइडियोलॉजी नहीं है। यही अंतर होता है चेतना और आइडियोलॉजी में। आप नहीं पकड़ोगे आग को, क्यों? आप में आइडियोलॉजी है, भाई जल जाएंगे। और छोटा छोटा बच्चा उसको पकड़ता है। हाथ जल गया तो रोता भर है। अपन पानी से भगते हैं, वो पानी ऐसे ऐसे करते रहेगा। माँ जब तक नहीं हटाएगी तब तक वो सर्दी खांसी जुकाम निमोनिया सब बना लेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। अपन लोग जब बच्चे रहे होंगे तो उस समय आंगन कच्ची होती थी तो अपन मट्टी फेंकते थे, खाते थे। फैक्ट है, वो फैक्ट समझ रहा है, हमें ये खाना चाहिए, अच्छा लग रहा है। आइडियोलॉजी नहीं है कि खाने से क्या खराबी हो। तो जब तथ्यों का विश्लेषण होता है ना तो वो क्या कहलाता है? अब ये सब शब्द आप बचपन से प्रयोग कर रहे हो, लेकिन मीन्स क्या है? मारो गोली। मारो गोली नहीं, पास होना है तो समझना ही होगा। तो जब वो बच्चा 6 महीना साल भर का होता है ना तो उसमें चेतना आ जाती है। तो ऐसे भारत में पहले क्या हुआ? राष्ट्रवाद चेतना के रूप में आया।
और वो लघु रूप में आया। जैसे उस छोटे बच्चे में चेतना आई तो वो लघु रूप में, लघु रूप में मतलब वो अपने माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं पहचानता, बाप को भी नहीं पहचानता। माँ नहीं है तो बाप के गोद में फिर रहेगा वो, और माँ दिख गई तो वो चिचियाना शुरू कर देगा। अब तू भी चिचियाता होगा, हम भी चिचियाते होंगे, ठीक है। और इतना जोर से चिचियाता है जैसे लगता है कि अपना बेटा ना होकर दूसरा ही का है, इतना जोर से चिचियाता है। अर्थात वो अपने मां के अतिरिक्त किसी के साथ एसोसिएशन करना नहीं चाहता। क्यों? वो जान रहा है कि यही मेरा संरक्षक है, यही मेरी पोषक है। क्यों? उसे वो बार बार पिलाती हैं, उसका पेट भरती है। तो उसमें ये चेतना है कि ये नहीं रहेगी तो मैं मर जाऊंगा। उसी प्रकार हमारा राष्ट्रवाद एक लघु चेतना के रूप में आई। जब आप देखोगे 1857 के पहले भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने, किसानों ने कई विद्रोह किए। लेकिन ध्यान देना, आदिवासी आंदोलन पढ़ोगे भी, किसान आंदोलन पढ़ोगे, लेकिन वो तो 1920 के बाद वाला पढ़ोगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आदिवासी कई कबीले हैं, संथाल है, मुंडा है, हे चुआर है, बहुत सारे हैं। और इन सब ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन ये कभी भी एसोसिएट नहीं हुए। संथाली विद्रोह किया, संथाली अलग ही लड़ते रहा, मुंडा बैठ के देखते रहा, अच्छा मार रहा है मारो। देखो, अर्थात एक ही देश में अलग अलग क्षेत्र में रहने वाला एक दूसरे को भारतीय नहीं समझ रहा। संथाली मार खा रहा है, मुंडा देख रहा है कौन हमको मार रहा है। कल जब मुंडा ने विद्रोह किया तो मुंडा मार खा रहा है, संथाली देख रहा है कि भाई ये हमारा नहीं है। तो एसोसिएशन नहीं है, सहभागिता नहीं। तो इसलिए इसका स्वरूप क्या हो गया? लघु, लेकिन है राष्ट्रवाद ही। वो भी राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का आद्य स्वरूप कहलाता है। क्यों? ठीक है, संथाली ने ये तो पहचाना कि मेरा शोषक ये है, हमें इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? विद्रोह, आवाज उठानी चाहिए। उठाया तो राष्ट्रवाद है, एसोसिएशन नहीं। अब उस छोटे से बच्चे को बड़ा कर दो, कितना, 2-4 साल का। अब उसका चेतना बड़ा हो गया। अब वो घर में माँ के अतिरिक्त बाप, बड़े पिताजी, चाचा चाची, बड़ी माँ, दादा दादी, इन सब के अतिरिक्त अगल बगल वाला भी जो बच्चा खच्चा है उसके साथ भी वो क्या कर रहा है? एसोसिएशन कर रहा है। तो वही हमारे राष्ट्रवाद का क्या है? वो दीर्घ स्वरूप। और उसका एग्जाम्पल क्या है? 1857 का विद्रोह, जहां पहली बार आपने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या किया? समाज के एक से अधिक वर्गों ने सहभागिता किया, संपूर्ण समाज ने नहीं। आप 1857 का विद्रोह देखोगे, उसमें श्रमिक भी है, किसान भी है, जमींदार भी है, देसी रियासत के राजे रजवाड़े भी हैं, सिपाही भी हैं, और उसमें क्या है? रूढ़िवादी लोग भी हैं। आपस में सब मिले। क्यों? सबका शोषक कौन है? एक। वो कौन है? ब्रिटिश सरकार।
तो इसका मतलब है कि हमारी सोच बड़ी हुई और अंग्रेजों के साथ हमने अब सामाजिक सहभागिता करना शुरू कर दी। ठीक है, अब बच्चा बड़ा हो गया। ठीक है, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होता है? देखो, बड़ी सामान्य सी एक बात को मैं समझाता हूं। अब जैसे ये है, ठीक है, देखो विचारधारा किसको कहते हैं? ये बहुत छोटा सा था, 3-4 साल 2 साल का। तो मैं इसके घर गया, ठीक है, हाँ मिला था। कौन जिला है तुम्हारा घर? अच्छा, मैं पश्चिम चंपारण गए थे, ये मिला था, ठीक है ना, वैसे मेरे से बहुत दूर है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, समझो विचारधारा क्या होता है। आप शब्दों का प्रयोग करते हो और उस चीज को समझते नहीं हो, वही कष्ट देता है। मैंने इसको चॉकलेट निकाल के दिया, इसने फट से ले लिया। ये क्या है? चेतना। इसे इतना ही फैक्ट है, जानकारी है, खाने का चीज है, मजेदार है, मीठा लगता है, ले लेते हैं। देने वाला कौन है, क्यों दिया, कोई मतलब नहीं। अब आज इसको चॉकलेट दे रहे थे, अभी क्लास के पहले बोला नहीं लेंगे। क्यों? क्यों दे रहा है? देने वाला कौन है? अरे भाई नहीं खाए, कुछ मिला के दे दिया होगा तो। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई साहब। अरे प्रसाद है, ले लो। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप अपना कहीं बांट लो, हमें नहीं चाहिए। तो जब आप तथ्यों का तर्क सहित बुद्धिवादी व्याख्या करने लगते हो तो वो क्या कहलाता है? विचारधारा कहलाता है। आफ्टर 10th आते आते आप में ये विचार क्या होता है? हर चीज, हर फैक्ट के प्रति, चाहे वो सामाजिक फैक्ट हो, चाहे आर्थिक फैक्ट हो, चाहे क्या हो, धार्मिक फैक्ट हो, चाहे सांस्कृतिक फैक्ट हो, आप उसका तर्कों के साथ बुद्धिवादी व्याख्या करने लगते हो। जैसे अपन लोग कल ही कह रहे थे, अरे यार लोग कहता है कि वो मरेगा स्वर्ग जाएगा, वो मरेगा नरक जाएगा। देखे हो क्या स्वर्ग और नरक? तो जब देखे नहीं हो तो क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ये तो हाइपोथेटिकल है ना। तो जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो वो तो फैक्ट नहीं है ना। तो जब आप तथ्यों का क्या करते हो? विश्लेषण करते हो, तो ये आइडियोलॉजी होता है, विचार। क्लियर हो गया? अब देख, भारत में ये आधुनिक विचारधारा कहाँ से आई? तो वास्तव में ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से आया है। हमारे जो सोशल रिफॉर्मर थे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तो जब ये सामाजिक धार्मिक सुधार कर रहे थे तो इनके सामने में, भाई जैसे आप ही बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो भाई सबसे पहले तो ये तय होता है ना कि कैसे कैसे करेंगे। भाई सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई कहता है सर हमको दिन में ही पढ़ने में मन लगता है, कोई कहता है सर हम पूरी रात ही पढ़ते हैं, कोई सर हम तो कुछ दिन में कुछ रात में पढ़ लेते हैं। अपना सबका अलग अलग क्या है? तरीका है। ठीक है, तो उसी प्रकार समाज सुधार करने का भी क्या है? अलग तरीका है। ठीक है, तो 3 ही तरीके अपनाए गए: पाश्चात्यीकरण, पुनरुत्थानवाद और यथार्थ। राजा राम मोहन राय जो हमारे पहले सुधारक थे, वो इस स्कूल के फाउंडर थे और इसका भी क्या थे? समर्थक थे। दयानंद सरस्वती इस स्कूल के क्या थे? फाउंडर हैं और इसके भी समर्थक हैं।
और स्वामी विवेकानंद इसके और इसके दोनों के क्या हैं? समर्थक। ठीक है। राजा राम मोहन राय के सामने में ये प्रश्न था कि भाई भारतीयों का उद्धार कैसे हो, हम अपनी सामाजिक और धार्मिक समस्या का निदान कैसे करें। तो उन्होंने सोचा कि जैसे यूरोपीय देश भी अंधकार में डूबा हुआ था और पुनर्जागरण के बाद वहाँ पर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुआ और सारे यूरोपीय देश एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरा, वैसे भारत का करते हैं कि जो पाश्चात्य शिक्षा है वो बुद्धिवादी है, विज्ञानवादी है। तो भारत में जितना ज़्यादा पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होगा, रूढ़िवाद उतना क्या होगा और आडंबर उतना कमजोर होगा। क्यों? पढ़ा लिखा लोग ही तर्क सहित क्या करेगा? व्याख्या। मैं गांव का लोग तो सीधे कहता है वो नरक में गया, ये स्वर्ग में गया। लेकिन हमारे सामने तो प्रश्न है कि तुमने देखा है? तो जब आपने देखा ही नहीं है तो दूसरे को भेजने वाले कौन है? आप तय करने वाले कौन है, कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है। अब देखो, यथार्थवादी भी थे। यदि उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को अनिवार्य माना तो उन्होंने वैदिक ज्ञान को भी अकाट्य माना, उपनिषद के ज्ञान को भी प्रमाणिक माना। ये नहीं कि उनके बारे में तो ये कहा जाता था कि राजा राम मोहन राय का कलकत्ता में 2 घर है। कितना घर है? 2 घर है। एक घर में राजा राम मोहन राय को छोड़ के सब कुछ विदेशी है और दूसरे घर में राजा राम मोहन राय को छोड़ के सब कुछ स्वदेशी है। अर्थात वो जितने बड़े क्या थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, उतने ही वो वैदिक और उपनिषदीय ज्ञान को क्या मानते थे? अनिवार्य मानते। अब राजा राम मोहन राय ने जो रिफॉर्म किया उसे आगे केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रनाडे, इन सब ने आगे बढ़ाया। अब देखो, इसी से भारत में क्या हुआ? आर्थिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति। क्या हुई? आर्थिक राष्ट्रवाद। क्या करे बेटा? आधुनिकरण अलग चीज, नॉट वेस्टर्नाइजेशन। पाश्चात्यकरण का मतलब वेस्टर्नाइजेशन नहीं हुआ, ना आधुनिकरण। ठीक है। आप यदि कल रहे हों, परसों रहे हों, कल ही मैंने बताया था कि पुनर्जागरण में क्या कहा गया? परलोक महत्वहीन है और इहलोक क्या है? महत्वपूर्ण है। तो जो बात प्रमाणिक नहीं है, तार्किक नहीं है, उस चीज को आप क्या करें? हटाएं। ठीक है। बुद्धिवादी बने। इसलिए राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक भारत का सबसे पहला रैशनल व्यक्ति माना जाता है, बुद्धिवादी माना जाता है। ठीक है। पाश्चात्यकरण से अभी क्या होगा वो आपके समझ में आएगा। आप कल नहीं आए थे? आया था, तब गड़बड़ कैसी हो? अभी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इससे क्या होगा? आर्थिक राष्ट्र, जिसको आप उदारवाद भी कहते हो, जिसको आप संविधान वादी भी कहते हो, जिसको आप नरमपंथी भी कहते हो। ठीक है। इनका कहना है कि जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ और उस औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ? ब्रिटेन में रोजगार की उत्पत्ति हुई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा, जीवन स्तर क्या हुआ? ऊंचा हुआ।
अधिकारों की मांग बढ़ती गई तो राजा का अधिकार कम होते गया, संसद का अधिकार बढ़ते चला गया और वहां लोकतंत्र की क्या हो गई। वैसे भारत में करें। इसीलिए भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, यहां भी नगरीकरण हो जाएगा, रोजगार की क्या होगी, उत्पत्ति होगी, प्रति व्यक्ति क्या होगा, आय बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति जब आय बढ़ेगा तो क्या होगा, जीवन स्तर ऊंचा होगा, अधिकारों की मांग होगा। तो ब्रिटिश सरकार ने जब अपने प्रजा को दिया तो मुझे भी देगा, क्योंकि हम भी उसी ब्रिटिश महारानी के क्या हैं, प्रजा। वो अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं चाहता था, वो चाहते थे कि अंग्रेज भारत में रहें और उनके संपर्क से हम ये लाभ लें। इसी को हम कहते हैं उदारवादी, जो 1885 से 1905 तक चला। क्योंकि ये सब के सब पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित थे, तो इनसे आप चाहोगे कि ये क्रांति कर दे, विद्रोह कर दे, संभव नहीं है। संविधान के दायरे में रह के जो कुछ हो सकता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, संविधानवादी। ये रिमाइंडर, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन देते थे, तो इसलिए अपन इसे नरमपंथी भी कहते हैं। ठीक है, तो एक विचारधारा आपके देख रहे हो, इसमें बेटा कहीं आधुनिकरण नहीं है। ठीक है, सिर्फ मानवतावाद है कि भाई हम कैसे अपने देश के आवाम की स्थिति को। आधुनिकरण कब क्या होता है कि जब आप परंपराओं को, विश्वासों को तर्क के साथ काटते हुए बुद्धिवाद की ओर जाते हो, तो वो क्या कहलाता है, आधुनिकरण और नकल में अंतर होता है। हम हिंदुस्तानी नकलची होते हैं। क्या, अबे यार अमेरिका में आजकल ये जीन्स चल रहा है, अपन में भी लगा लिया। अबे ये कूली पहनता है, अमेरिका के कूली को पहन रहा है, वो हुआ नकल। ठीक है, आधुनिकरण नहीं हुआ। ठीक है ना, या वो आजकल चला है वो चड्डी बनियान अंग्रेजों की तरह पहन लो, बाजार में घूमो, लोग क्या कहता है, या वो आदमी क्या सोच रहा है, ये मॉडर्नाइजेशन है। नहीं 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 नहीं, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है। इसका मतलब है आप रैशनल नहीं हो। अरे भाई, नॉट वेस्टर्न कल्चर, कल्चर सब बढ़िया है। ठीक है, अबे वो ठंडा मुल्क है, उन्हें धूप उगता है, सेकना पड़ता है, यहाँ तो धूप से बचना है। भाई आधुनिकरण किसको कहेंगे, जो पर्यावरण और भूगोल की जानकारी रखते हुए अपना खान पान, आचार विचार, इसका क्या करेगा, पालन करेगा, उसको आधुनिकरण कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ वो चड्डी ठीक है। तो आधुनिकरण बेटा और नकल में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है ना, तो मॉडर्नाइजेशन, नकल और फैशन, तीनों में डिफरेंसेज होता है। भौगोलिक रूप से ये गर्म प्रदेश है, ये छोटे कपड़ों का प्रदेश नहीं, देश नहीं है। हाँ, आप यदि क्या है 45 डिग्री अक्षांश साउथ या नॉर्थ से ऊपर हैं तब हो सकता है।
क्योंकि वो ठंडा मुल्क है। तो ये डिफरेंसेस समझना, नकल नहीं है कुछ भारत में, अपन लोग नकलची हैं। अब देखते हैं ना आजकल की जो महिलाएं होती हैं अपने यहाँ बिहार में, वो खासकर वो शादी वाली पढ़ाई पढ़ती है, लड़की क्या है एमए पास, कॉलेज का मुंह नहीं देखी है। अब भाई सच्चाई है यार, हम और तुम सब वहीं के हैं, कोई मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब भाई जो बच्ची लोग हैं, अब आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो आपकी मैं प्रशंसा और तारीफ कर रहा हूँ, करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसी है। अब वो माँ अपने बच्चे को सिखाती, बेटा ये क्या है काऊ, ये क्या है डॉग, अबे सिखाओ ना, ये गौ माता है। ये यही अल्प बुद्धि कहलाता है कि आपका बच्चा काऊ बोल के विद्वान नहीं बन जाएगा। आप भ्रष्ट यूरोपीय संस्कृति को भारत में फैला रही हैं, और आप महिला हैं, दो कुलों को तारने वाली हैं, आप क्यों उस बच्चे को बर्बाद कर रहे हो? अब भाई उसमें गाय के प्रति कभी मातृत्व की भावना ही नहीं आएगी। और हमारे माँ के अतिरिक्त यदि हमारे पालन में किसी का योगदान है तो गाय है, और खासकर बिहारियों का, क्योंकि हमारे पास विटामिन प्रोटीन मिनरल सब वही है भाई। गरीब से गरीब भी हो, पाव भर दूध तो खाते ही है बिहारी सब। अब पियक्कड़ हो गया, चाय पीता है, ठीक है, लेकिन हमारे खाना में दूध और दही एक अनिवार्य क्या है, पार्ट है हमारे बिहार के भोजन में। तो उसे गौ माता बोलो ना। फिर वो बच्चा पूछेगा माँ क्यों बोला, तो माँ को समझाना चाहिए कि मेरे बाद तुम्हारा पालक यही है, तो उसमें अच्छी आइडियोलॉजी पैदा होगी। वो मॉडर्नाइजेशन हुआ बालक, क्या नाम है, हाँ रूपेश कुमार, नाम तो बड़ा बढ़िया रख लिया है। रूपेश मतलब कामदेव है। चलो तो आ जाओ यहाँ। अब देख रहे हो एक आइडियोलॉजी पैदा हुआ, उस आइडियोलॉजी ने कांग्रेस की स्थापना की और लगभग 20 से 21 साल भारत के राष्ट्रवाद को अपने तरीके से बढ़ाया। भाई 72 मेंबर ने इसकी स्थापना की थी और 1906 21 साल आते आते इसकी संख्या हजारों में। अब स्वाभाविक है, एक विचारधारा आएगा तो दूसरा विचारधारा जाएगा। ये राजनीति का डिमांड है, लेकिन राजनीति कभी शून्य को स्वीकार नहीं करती। अब इसके स्थान पर ये आ गए। इनने जो ये सोचा कि भारत का क्या हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, नगरीकरण हो, रोजगार मिले, भारतीयों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उदारवाद हो सोच, और उससे क्या मिले, भारतीयों को अधिकार। तो ये चीन के लिए सोच रहे थे। वो अंग्रेजों के अंग्रेज यहाँ से ना जाए, ठीक है, और हम अंग्रेजों के संपर्क का क्या करें, लाभ उठाए। अपने के लिए ले रहे थे कि तुम्हारे लिए ले रहे थे? सिंपल बात है, यदि हमें लाभ नहीं होगा तो तुम्हें भी नहीं होने देंगे, सिंपल सी बात। ये तो भाई क्या है, एक दूसरे के परस्पर है, सापेक्षिक है। लाभ हमें है तो आप हमसे लाभ ले रहे हो, हमें लाभ नहीं मिलेगा तो हम भी आपको लाभ नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इनका तरीका अलग था, और उसी तरीके के कारण तो इन दोनों में डिफरेंसेज हुआ, जो सूरत का विभाजन हुआ। लेकिन दोनों भारत के क्या थे, हितैषी थे, तो राष्ट्रवादी थे, प्योर राष्ट्रवादी थे। इनने आपको निकाल के दिया धन निष्कासन का सिद्धांत, कि अंग्रेजों ने कैसे हमसे हमारे यहाँ धन का निष्कासन किया, और उस धन के निष्कासन के सिद्धांत को उग्रवादी भी मानते थे।
और वही हमारे कष्ट का कारण था। तो तरीका अलग अलग है। और कल भी मैंने समझाया था कि राष्ट्रवाद की अनेक परिभाषा है, कई उदाहरण दे के समझाए। तब तो अम्बेडकर साहब को कह दो आप राष्ट्र विरोधी थे, कहोगे? नहीं दम है तो ज्यादा दिमाग नहीं, हाँ कंसंट्रेट होके समझो, नहीं तो उड़ जाओगे। ठीक है ना, आइडियोलॉजी है। अब देखो स्वाभाविक है इनका तरीका बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, सिर्फ उतने ही लोगों को पसंद आया जो शिक्षित वर्ग थे। तो स्वाभाविक है कि दूसरा तरीका आएगा। इस स्कूल के फाउंडर कौन थे? दयानंद। यहां क्या है, जब हम भारतीय हैं, यही तो अभी इसके साथ डिबेट हो रहा था, जब हम भारतीय हैं तो फिर पाश्चात्य तरीके से हमारा उद्धार कैसे होगा? संभव है? हम हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले, हिंदी में विचार बनाने वाले, आप अंग्रेजी में हमें कह रहे हो हमारा जीन क्या है, डीएनए जो है वो क्या है, हिंदी में है। आप जबरदस्ती उसमें अंग्रेजी का सुइया दिए जा रहे। संभव नहीं है। वही नकल होता है कि जो आपके डीएनए और पर्यावरण के अनुकूल ही नहीं है उसे आप धारण किए जा रहे हो, तो वो नकल हो गया। आप पकड़ा जाते हो कि ये वो गीदड़ है जो धोबी के नील वाली लाद में गिरा हुआ था। इसलिए विश्व भर में अपमानित होते हो। चीन का विकास चीनी भाषा में नहीं हुआ, जापान का विकास जापान भाषा में, जापानीज में नहीं हुआ। यूरोप में तो अंग्रेज छोड़ के कोई अंग्रेजी बोलते नहीं। फ्रांस में जाओगे वहां अंग्रेजी एक शब्द नहीं बोलता है, उसका फ्रेंच है। जर्मनी में तो आप नमस्ते भारत ही नहीं बोलोगे जर्मन भाषा में, तो आपको वो वीजा पासपोर्ट देखने वाला वो भी नहीं देखेगा। हम तो कई बार हमको बाउंड्री पे पकड़ लेता था। इतनी बड़ी बड़ी देश है ये। हॉस्टल से निकलते थे साइकिल पे बैठ के, पता चला बॉर्डर क्रॉस कर गए, पकड़ के रख लेता था। एम्बेसी फोन करते थे, वो छुड़ा के ले जाता था। एक बार लग्जमबर्ग में पकड़ लिया, पता नहीं चला यार, यहाँ पे तो अपना गांव का खेत हो गया। इस बहियार से उस बहियार जाओ, देश ही बदल जाता है। तो आप जाइए जर्मनी में, आपको बैंक में काम है, नमस्ते बोल नहीं बोल, उनकी भाषा में नहीं बोलोगे ना, तो वो आपको ऐसे देख के कुछ नहीं, काम है नहीं करेगा। क्या जर्मनी का विकास नहीं हुआ? रूस में तो वहां पर इंग्लिश बोलने वाला ट्रांसलेटर नहीं मिलता है। क्या रूस का, सोवियत संघ का विकास नहीं हुआ रशियन भाषा में? तो आप तो कुंठा से ग्रसित हैं कि हिंदी में विकास हो ही नहीं सकता। खाने के लिए नहीं है, लेकिन बच्चे को कहां भेजेंगे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के? बच्चा क्या हो जाता है, गोबर। अरे वो सिर्फ ट्रांसलेटर और ग्रामर काम करता है, और क्या करेगा? मौलिक सोच डेवलप ही नहीं होगा। अब आने दो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिर से हिंदी का उदय होगा, लेकिन समय लगेगा, 50 साल लग जाएगा। तो दयानंद सरस्वती ने सीधा कहा कि हमें अपनी, भाई देख बहुत बड़ी लिटरेचर आइडियोलॉजी है, ये समझना पड़ेगा। लिखने में तो इतना सा है, बस वो हम लिखा देंगे। कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखो, इंटरव्यू में भी काम आएगा। जब कोई किसी मैटर पे आपको अपना लेख लिखना है तब भी ये काम आएगा। और आज तक आप भारतीय हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, 21 साल उम्र हो चुका है, आपको अपना राष्ट्रवाद समझ में नहीं आया है। इसलिए आप क्या होते हैं, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, अरे यार ये सही बोला, अरे नहीं ये नहीं, ये सही बोला। क्यों? अपना स्टैंड है ही। अपना स्टैंड क्यों नहीं है? तो आपको अभी तक कोई विचार ही नहीं पता है। तो अच्छे से समझना,
दयानंद सरस्वती ने यहाँ का क्या कहा, हमें अपने तरीके से करना। तो अंग्रेज हमको पहले कह दिया था कि तुम्हारे पास अपना है क्या जो तुम करो, तुम्हारी तो ना कोई संस्कृति है, ना कोई लिटरेचर्स है, कोई दर्शन है। तो उन्होंने वैदिक ज्ञान को रीऑर्गेनाइज्ड किया और बोला कि वेद की ओर जाओ। आप कहोगे सर जी ये तो भावनात्मक चीजें हैं। क्या है? अपने धर्म अपने संस्कृति के प्रति सब लोगों को प्यार मोहब्बत होता है, खिंचा जाता है। नहीं, यथार्थ है, आपके समस्या का समाधान वही है। आप पढ़ चुके हो, आप क्या चाहते हो? आपकी सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है कि ये समाज जाति विहीन और अस्पृश्यता विहीन हो जाए। तो ऋग्वेद में आप जानते हो समानता आधारित समाज था, कोई वर्ण भी नहीं था, ना कोई जाति। जाओ, तुम इंग्लैंड और अमेरिका का इतिहास क्या देख रहे हो? तुम्हारे सारे महिलाओं को अधिकार चाहिए, वेद की ओर लौट जाओ। महिलाओं को विद्यार्जन करने का अधिकार था, पुनर्विवाह करने का अधिकार था, कहीं बाल विवाह नहीं है, कहीं दहेज प्रथा नहीं है, समानता का अधिकार है। विश्वारा, अपला, घोषा, अंडाल, कई महिलाओं का नाम ऋग्वेद में सप्तऋषियों के साथ लिखा है, जिन्होंने कि ऋग्वेद के ऋचाओं का संकलन किया है। महिलाओं को नियोग का अधिकार है और सबको धार्मिक मान्यता प्राप्त। आप सब जान रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाते हो। कहाँ से आया धृतराष्ट्र, कहाँ से आया पांडु, कहाँ से आए महर्षि वेदव्यास, कहाँ से आया युधिष्ठिर, कहाँ से आया भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। एक के भी बाप का पता है? आप जिस महर्षि वेदव्यास को भगवान कहते हो, उनकी माँ मल्लाह है और उनका बाप पाराशर मुनि है। सत्यवती जो बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी, वही उनकी माँ है। किनकी? वेदव्यास की। आज आप ऐसे बच्चे को क्या कहते हो? नाजायज। धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर तीनों किससे पैदा हुआ? महर्षि वेदव्यास से। ये नियोग है। और आज भी यदि आप और एक चीज हमेशा है कि धर्म को हमेशा विज्ञान से देखो। टेस्ट ट्यूब बेबी है। गंधारी के 100 बच्चे एक साथ हुए, वो क्या है? वो भी वही है, टेस्ट ट्यूब बेबी। आप पूरे धर्मराज का 5 भाई ले लो। पांडु जो थे वो क्या थे? उससे ग्रसित थे, पीलिया से, उनको बच्चे नहीं हो सकता था। तो आज भी तो मान लो किसी दंपति के पास अंडाणु नहीं है तो वो बैंक से डोनेट करवा सकती है। किसी दंपति के पुरुष के पास शुक्राणु नील है तो वो भी ले सकता है। वही तो यहाँ है। धर्म को समझने के लिए विज्ञान अत्यधिक आवश्यक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्वयं कहा है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म क्या है? अंधा है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे सारे सामाजिक समस्या का समाधान वही है। आर्थिक, भाई वेद में ही सबसे पहले लिखा हुआ है क्या? व्यापारी हंस के समूह के समान चलता है। यहीं से क्या हुआ है? भारत में लघु कुटीर उद्योग का जन्म हुआ है। और ईसा के 600 वर्ष पूर्व की एक पुस्तक है महावस्तु, बौद्ध धर्म की। वो महावस्तु लिखता है कि अकेले अपने यहाँ बिहार में एक राजगीर है, हो सकता है कई बच्चे वहाँ के हों भी हुए। वहाँ ईसा के 600 वर्ष पूर्व 36 प्रकार का उद्योग था। ईसा के 3री सदी की लिखी हुई पुस्तक है मिलंदोपनह। मिलंदोपनह में लिखा हुआ है
कि राजगीर में 75 प्रकार का उद्योग था, जिसमें 8 धातु उद्योग था, जिसमें सोना और चांदी, लोहा, शीशा का भी वर्णन है। कहां गए हमारे स्किल? ये बिहार में है और बिहार को अभी कुछ नहीं है। ऐसे मगध मगध साम्राज्य ऐसे नहीं बना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बनाया है। आज अमेरिका यदि मान लो अमेरिका है वैश्विक साम्राज्यवादी देश है, तो उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बनाया, पूंजी है उसके पास। भारत को सोने की चिड़िया इसी ने बनाया था। तो आप अमेरिका और ब्रिटेन में क्या हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन खोज रहे हो? ये उदाहरण रखा हुआ है। अरे उसी यूरोप का देश रोम 60,000 स्वर्ण पेग्रोडा ईसा के 2 सदी पहले भारत को सोना आयात करता था। 60,000 स्वर्ण पेग्रोडा वही रोमन साम्राज्य करता था। आज आप कटोरा लेके वहां भीख मांग रहे हो, क्यों? वही नकल किया है, आधुनिकरण नहीं किया। आपकी राजनीतिक समस्या है। आप क्या उससे लोकतंत्र सीखते हो, गणतंत्र सीखते हो? ईसा के 600 बरस पहले हमने गणतंत्र बना दिया वैशाली में। हमने अर्थर्ववेद में लिख दिया सभा एवं समिति, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ। तो उससे क्या सीखने जा रहे हो? लोकतंत्र, गणतंत्र। अब जिस समय वो नंगे रहते थे उस समय हमने गणतंत्र बनाई। एक नहीं, बिहार में वैशाली थी, यूपी में मल्ल था, महाराष्ट्र में असमक था। 5-6 महाजनपद जो थे वो क्या थे? गणतंत्र थे। तो ये भावना नहीं है, यथार्थ है। इसी से पैदा हुआ उग्रवाद, जो पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित हुआ वो उदारवादी हुआ, जो प्राच्य दर्शन भारतीय दर्शन से प्रभावित हुआ। क्यों? आपको यदि स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो आपको अपने संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। जिस राष्ट्र का संस्कृति नहीं हो वो मुर्दा राष्ट्र होता है। और हमारी संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी। हमारा सामना सिर्फ एक चीन ही कर सकता है और किसी में क्षमता नहीं। नहीं, उसका भी बहुत पुराना संस्कृति भाई। अब इससे क्या निकला? उग्रवाद। अब देख, इसने भाषा बदल दिया। क्या कहा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। भारतीयों का कल्याण। देखो, तिलक साहब, गोखले साहब दोनों ये मानते थे कि ब्रिटिश नौकरशाही भारतीय विकास में अवरोध है। दोनों धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार करते थे, लेकिन गोखले साहब चाहते थे अंग्रेजों से संपर्क बना रहे और लाभ उठाए। तिलक साहब चाहते थे क्या? स्वशासन। क्या चाहते थे? तभी भारत का आर्थिक विकास संभव है। इसलिए उन्होंने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध। लक्ष्य एक ही है। कोई ऐसे पूजा कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई जाना सबको स्पेस में। इसलिए सब राष्ट्रवादी थे। और फिर इनने स्वदेशी आंदोलन में क्या मजा लगाया वो जानते ही हो भाई। इनका भी फेज चला गया, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवाद को राष्ट्रीय स्तर तक फैला दिया। यथार्थवाद, ये देख रहे हो, ये हो कोई इसका विरोध नहीं किया। ये क्या है? हमारा धर्म हो या हमारी समाज हो, कुछ उसमें यथार्थ के तत्व हैं।
आप उसे सुधार सकते हो, बट आप उसे खत्म नहीं कर। ये बड़ी समस्या है। जैसे हमारे सामाजिक संरचना का जात कास्ट जो है समस्या है। अब बिना मतलब का मन में द्वेष पैदा कर, तुम मेरे जात का हो, अरे तुम ये हो नहीं। अब बिहार वालों में तो और ज्यादा होता सब में है, बिहारी बदनाम है, क्योंकि ये खुल्लम खुल्ली खेल खेलता है और दूसरा जो है कम्बल में घुस के खेलता है। बस इतना ही अंतर है। हर जगह है भाई, मैंने देखा है यार। साउथ इंडिया जाओ वहाँ और ज़्यादा है, लेकिन उनकी इल्लड़ी बिल्लड़ी समझ में नहीं आती। वो इल्लड़ बिल्लड़ कर क्या रहा है, और वो अंग्रेजी पंग्रेजी भी नहीं आता है। शहरों में जो 10-5% पढ़े लिखे लोग हैं उनको अंग्रेजी आती है, ठीक है। आप जैसे शहर से निकल के गांव में जाओगे, अब एक अंग्रेजी बोलने वाला नहीं है, पागल हो जाओगे। मैं एक बार बंगलोर पढ़ने गया था, या अभी भी जाता हूँ बैजू में। ऐसे बस में बैठ गया, कले यार टिकट कटा लेते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, कहाँ जाती है बस। अबे इतना इल्लड़ी बिल्लड़ी किया। मैंने कहा इससे अच्छा तो फ्रांस में मन लगता था। तो ये मत समझना कि सिर्फ यही, हर जगह है। महाराष्ट्र में जाओ, भयंकर जातवाद है, भयंकर, सब जगह है। तो भाई यहां पर हम इसे समाप्त नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करो, जातिवाद को खत्म करो। समस्या जाति नहीं है, समस्या वाद है, ठीक है। और वो हमने कहा जाति तो हमारी तुम्हारी अभी भी बनी हुई है, डाइल्यूट हो रहा है, अस्पृश्यता भी समाप्ति की ओर जा रहा है। मैं गाँवों ओमों में रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं, वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे आप शहर की ओर आते हो ये चीज़ें क्या होते जाता है, डाइल्यूट होते जाता है, और दिल्ली आते आते तो ख़त्म हो जाता है। आपकी संपत्ति आपकी जेब। उसी प्रकार हमारे धर्म में बहुदेववाद एक समस्या है, मूर्ति पूजा एक समस्या है। भाई किसी आप हिंदू को बोलो क्या कि यार एक ही भगवान का पूजा, पागल हो क्या, दूसरा भगवान नाराज हो जाए। तो जितने मिले सबको जयराम जी। आपको कि मूर्ति पूजा, अब बिना मूर्ति पूजा क्या करेंगे। लेकिन यहाँ भी एक फोटो लेके कट करके क्या करो, लगा दो, अपन यहीं पूजा करने आए भगवान जी। समस्या है, इसे कोई खत्म, लेकिन ये कोई गलत समस्या भी नहीं। क्यों, हम शुरू से सहिष्णु हैं, इसलिए हमने 33 करोड़ देवी देवता का क्या कर लिया है, संबयन कर दिया है। इतना व्यापक होता है हिंदुस्तानी, जिसके आराध्यों की संख्या भी 33,000 करोड़ हो, समझो वो कितना संबयनवादी होगा। इसीलिए अपन दूसरे को खा पी जाते हैं, सबको खा गए। आप देखिए दुनिया भर में जितना भी उपनिवेश बना, वहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रसार हुआ, भारत में अंग्रेजी संस्कृति का प्रसार भगा दी। अबे मुगल आए, अरबी आए, टर्की आए, हिंद यवन आए, शक आए, कुषाण आए, पल्लव आए, हून आए, कितने मरने आए, मर मर के चले गए। कौन हून है कौन कुषाण है किसको पता है। इवंस की जो इस्लाम भी आया उसको भी यहाँ पर फ्यूज करके सूफियाना बना दिए।
दुनिया के कई मुसलमानों में जाति नहीं होती है, भारत के मुसलमानों में जाति होती है। तो संस्कृति इसी को कहते हैं। धर्म आपका कुछ भी हो जाए, आप कोई भी धर्म पालन करिए, लेकिन भारतीय संस्कृति आपको छोड़ेगा नहीं। इस्लाम में श्रृंगारिक सामान महिलाओं के लिए मना है। भारत की मुस्लिम महिला सिंदूर भी लगाती है, टिकली भी लगाती है, उनमें मना ही है, लेकिन भारतीय संस्कृति अलाउ करती है। लो, इस्लाम में लिखा है, अपने जगह लिखा है, नहीं मानेगा वो। तो ये कल्चर है, संवयनवादी है। इसी को अपन क्या कहते हैं? यथार्थ। और दयानंद सरस्वती ने जो इसे पहचान दिया, स्वामी विवेकानंद जी ने इस दोनों को क्या दिया? शिकागो विश्व धर्म संसद में वैश्विक पहचान दिया। यहीं से ध्यान रखो, भारत में सांस्कृतिक राष्ट्र, भाई अभी वही फेज भारत में दोबारा चल रहा है। तो आपके जब इंटरव्यू भी दोगे तो सिखाएंगे कि आप मार्क्सवादी उदारवादी अप्रोच नहीं बोलना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी अप्रोच बैठ, क्योंकि वो सारे मेंबर उसी सरकार ने बैठा है, फैलफाल कर देगा। अब भाई ये गेम तो होता ही है, इसीलिए तो सत्ता पे पकड़ सब बनाना चाहता है। सत्ता आने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? इतिहास को बदलो, विचारधारा को क्या करो? बदल, अपने ही आप वोटर बढ़ जाएगा। तो ये फेज अभी भारत में चल रहा है, इसे आपको समझना होगा। देखो, तो शिकागो विश्व धर्म संसद में जो विवेकानंद जी ने क्या किया? संवयन किया, और वहीं से भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय। थोड़ी सी शब्दों में बता देता हूं, आप लोगों को कुछ अता पता तो होगा नहीं कि कैसे संवयन किया, और इसीलिए आज तक उनका कोई विरोध नहीं कर पाया। उन्होंने भारत के बारे में कुछ नहीं बताया। पहले क्या बोला? आप महान हैं। आप क्या हैं? महान। क्यों? आपने जो ये भौतिकवादी पाश्चात्य दर्शन पैदा किया है, अरे भैया महान है। क्यों महान है? क्योंकि इससे कार्य संस्कृति पैदा होता है। क्या होता है? कार्य संस्कृति क्या है? अरे भाई साहब, आप नहीं जानोगे, इससे मनुष्यों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकता क्या होती है? पूरी होती है। ये दरिद्र नारायण की सेवा है, और दरिद्र नारायण की सेवा में ही नारायण है। ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है कि आपने जो भौतिकवादी पाश्चात्य दर्शन पैदा किया है, पाश्चात्य शिक्षा पैदा किया है, वो महान है। उसमें कार्य संस्कृति है, वो कार्य संस्कृति मनुष्यों को रोटी, कपड़ा और मकान देता है। इससे मनुष्यों की दरिद्रता क्या होती है? समाप्त होती है, क्योंकि ये ईश्वर की सेवा है। आप महान है। जानते हो, पूरे जो ईसाई मिशनरीज के बिशप, आर्क बिशप, फादर, ये सब थे, लोटपोट हो गया। जितने भी पाश्चात्य विद्वान फिलॉसफर थे, क्यों लोटपोट हो गया? कि यार ये 20-21 वर्ष का पूर्वी देश भारत का एक सन्यासी है, पाश्चात्य दर्शन की तो इतनी अच्छी व्याख्या अब तक हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग तो सिर्फ ये जानते थे कि हाँ, हमारा जो पुनर्जागरण आधारित विचारधारा बढ़ रही है वो मानवतावादी है, लेकिन उसने इतनी बड़ी मानव की सेवा कर दी कि दरिद्रता ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो लोग ताली पीटते रह गए थे, विरोध नहीं कर पाए। जब खूब ताली पीट लिया तो अब देखो आप क्या करें। उन्होंने कहा कि आप अधूरे हैं। क्या है? अधूरा है।
क्यों अधूरा है? बोले देखिए भाई, आपको थोड़ा भारत की ओर आना चाहिए। क्यों? देखो यार, हम अध्यात्म संस्कृति पैदा करते हैं। क्या करते हैं? तो पूछा गया इससे क्या होता है? अरे बोले इससे सुख, शांति, चैन मिलता है। बोले हम दोनों, अब ध्यान देना, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। आप कार्य संस्कृति पैदा करते हो जिससे भौतिकताएं पूर्ण होती है। हम आध्यात्मिक शक्ति क्या करते हैं? पैदा। हर मनुष्य का अंदर ये जिज्ञासा होता है, क्या अंतिम सत्य क्या है? जब वो जीवन में आत्मनिर्भर हो जाता है, व्यवहारिकता से सामना हो जाता है, तब वो सोचता है चैन मिले यार, शांति मिले। कहाँ मिलेगा? वो अंतिम सत्य जानने पे मिले। हम और आप सब पैसे के पीछे, भौतिकता के पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन एक उम्र आएगा जहां खोजोगे बहुत भाग लिया यार। इसलिए आप देखते हो कितने यूरोपियंस इस्कॉन को ज्वाइन किए लेते हैं। हम और आपसे ज्यादा वही हैं, राधे राधे, है ना? वो गीता को समझना चाहता है, अंतिम सत्य वही है। तो हम दोनों एक ही सिक्के के क्या हैं? हाँ, अलग नहीं है। झटके में भारतीय संस्कृति को उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के समानांतर खड़ा कर। इसी ने हमारे देश में नया जोश भरा कि एक 20 वर्ष का युवा ये कर सकता है। हमारी संस्कृति महान है। ये अंग्रेज हमको क्या सिखाएगा यार? हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगाओ इसको, मारो। यहीं से हमारी आवाज बदल गई, उग्र हो गया। यहीं से हमारी आवाज बदल, उग्रता आई। अब देखो, तो इस यथार्थवाद ने क्या किया? ये सब में लोकप्रिय। कौन विरोध करेगा? हर व्यक्ति की ये दोनों आवश्यकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का आज तक कोई आलोचना नहीं कर पाता है। इस दो के अतिरिक्त कोई धाराएं ही नहीं है जीवन के। वो भी महान आवश्यक है, इसके बिना तो ये नहीं होगा, लेकिन इसके बिना ये भी नहीं होगा। इसीलिए इससे क्या हुआ? लोकप्रिय राष्ट्रवाद निकला। क्या निकला? जो सब में क्या हो, जिसमें संवयन करने की क्षमता हो। इसी को गांधी ने आगे बढ़ाया, जो आपने पढ़ा। लेकिन हमेशा याद रखना, क्या विचारधारा जो होती है, देखो, विचारधारा का विकास हमेशा क्षैतिज होता है। क्या होता है? क्षैतिज, हमेशा। और इस पर संगठनात्मक नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और विचारधारा पर जो संगठनात्मक नियंत्रण होता है, वो क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। विचारधारा हॉरिजेंटल फैलता है, और कंट्रोल कैसे होता है? वर्टिकल। कैसे? तो भैया यहाँ केंद्र है, यहाँ पर क्या है? राज्य है, यहाँ पर क्या है? जिला है, भाई यहाँ पर क्या है? ब्लॉक है, और यहाँ पर क्या है? गांव है।
यहाँ पर एक बैठा हुआ पार्टी अध्यक्ष क्या कहेगा, भारत बंद कर दो, तो उसे सब राज्यवार जिला अध्यक्ष राज्य स्तर के जो अध्यक्ष होंगे वो उसे क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। फिर जिला अध्यक्ष ऑपरेट करेंगे, फिर ब्लॉक, गांव गांव जाके क्या होगा, हड़ताल हो जाए या आंदोलन हो जाए। तो हमेशा इसलिए कहा जाता है कि आइडियोलॉजी के साथ, मान लो आज सिंपल चीज, आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, यदि आस्था नाम के संगठन नहीं होता तो हम और आप क्या करते, है ना। उसका एक मैनेजमेंट है ना, जो आपकी समस्या को सुनता है, हमारी भी समस्या को क्या करता है, सुनता है। तो वो क्या होता है, वर्टिकल, वर्टिकल होता है सारे संगठन। ये अच्छे से दिमाग में रखना है, इसी संगठन में जाके आपको भी काम करना है, ठीक है। चाहे ब्लॉक लेवल पे करो तो सब डिवीजन लेवल पे आपका अधिकारी होगा, फिर उसका अधिकारी जिला स्तर पे होगा, फिर कमिश्नर साहब होंगे, फिर उसके बाद राज्य सचिवालय होगा। तो हमेशा तो इस आइडियोलॉजी को बांधने के लिए क्या चाहिए, संगठन चाहिए, ठीक है। तो भारत में आधुनिक संगठन का निर्माण 1885 में नहीं हुआ था, 1837 से शुरू हो गया था। और भारत का पहला आधुनिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी है। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की पार्टी है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकायत करता था, किससे, ब्रिटिश सरकार से। फिर इन्हीं के बच्चों ने जो पढ़े लिखे थे 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन बनाया। ये पूर्ण रूपेण राजनीतिक संस्था थी। इसी संस्था ने पहली बार आम जनता के मांग को क्या किया, उठाया। फिर 1851 में ये दोनों मिलके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी। और 1851 में आप देखोगे कि ये जो इंडियन एसोसिएशन है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का है। 1851 में मुंबई प्रेसिडेंसी में भी एसोसिएशन बना। 1851 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बना। अचानक क्यों बना? जवाब है, फैक्ट तो रट लेते हो, उत्तर कौन देगा? पहले कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि 1853 में नया चार्टर एक्ट आना था। 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ते हो तो इन एसोसिएशन ने अपनी बैठक करके अपनी अपनी प्रस्ताव बनाकर इंग्लैंड भेजा कि 53 के चार्टर एक्ट में ये चीज होनी चाहिए। इनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। तब इनके दिमाग में आया, क्या आया, कि भाई हम बंगाली, मद्रासी, पंजाबी बन बन के डिमांड करते रहेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत हमारी कभी भी एक मांग, हमें राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन को जन्म देना होगा। उसी का परिणाम है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस का जन्म हुआ है। कोई ह्यूम त्यूम ने पैदा नहीं कर दिया है। ह्यूम का उपयोग किया है भारतीयों। अब इस संगठन के द्वारा इन विचारों को क्या किया गया, नियंत्रित किया गया। आखिर हमें स्वतंत्रता मिली। तो पंडित नेहरू जो भारतीय इतिहास और पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित व्यक्ति थे, वो बेहतर तरीके से जान रहे थे क्या, भारतीय संस्कृति को।
वो जान रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद अपने उत्पत्ति के समय से, जिस समय जनपद था और टिल आज तक संकीर्ण तत्वों पर आधारित है ही नहीं। इसलिए भारत में सहिष्णु संवयनवादी संतुलित राष्ट्रवाद को अपनाना चाहिए, जिसमें वो कई प्रकार के विचारों को क्या किया है, समाहित किया गया। तो भाई उनके सामने में ये रखा हुआ है, इस प्रकार हमारा राष्ट्रवाद बढ़ा। इसमें कई विचारधाराएं, कई यथार्थ के तत्वों को समाहित किया हुआ है, संगठनात्मक रूप से नियंत्रित है। इसलिए विश्व बंधुत्व आधारित राष्ट्रवाद को क्या किया गया, नेहरू जी के द्वारा स्वीकार कर, क्योंकि नेहरू जी ये जान रहे हैं कि उग्र राष्ट्रवाद समस्या है। उग्र राष्ट्रवाद से देश बहुत जल्दी एकीकृत तो होगा, लेकिन टूटने की भी संभावनाएं, क्योंकि उग्र जो राष्ट्रवाद है वो स्वयं के लिए भी घातक है, पड़ोसी के लिए भी घातक है। आपका पाकिस्तान एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, उग्र राष्ट्रवाद बना लिया, 20 बरस में टूट गया। अब और 3-4 देश उसमें से टूटेगा। बलूचिस्तान भी बहुत ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। क्यों? उग्र राष्ट्रवाद है। यदि मान लो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो घातक आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। एक आदमी होता है थोड़ा इसे में पिनक जाता है और रोज मार खाते रहता है। क्यों? कहीं आप शेर बन जाते हैं तो कहीं आपको 1.25 शेर मिल जाता है, दे दिया 2 लपड़ी, हमारा खाते ही टेम्परेचर लो हो जाता है। और 1947 से टिल आज तक वो भारत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहा, गड्ढा खोदते रहा, उसमें गिरते। आज उसके कारण हमें 1.25 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का रक्षा बजट बनाना होता है। और ये भी दुर्भाग्य है कि हमारा सीमा जो है चीन और पाकिस्तान छूता है, और दोनों जो है उग्र राष्ट्रवादी है। हमने संतुलित राष्ट्रवाद को अपनाया। पूरे यूरोप को ये विश्वास था भारत कोई देश है, अबे इतने जाति धर्म प्रजाति के लोग थे। चर्चिल तो कहता था ये 10-5 बरस में टूट जाएगा, लेकिन इतनी भिन्नता होते हुए भी हम, इंग्लैंड से मजबूत डेमोक्रेसी है मेरी। स्वयं उसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मोदी ने ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मत लिया है। सही बात है, जनसंख्या ज्यादा है। स्वयं उनके जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी, हाँ, बोरिस जॉनसन, उन्हीं ने कहा है। तो भाई ये ताकत है हमारी। क्यों? अब आप समझ सकते हैं कि नेहरू कितना बड़ा राजमर्मज्ञ था। आप कहोगे सर जी आजकल बड़ी उग्रता आ गई। अब कोई उग्रता नहीं आई है, ये हमारे राष्ट्रवाद में छिपा हुआ है। वो उदारवाद भी है, ये यथार्थवाद भी है। 70-75 साल हमने उदारवादियों को मौका दिया काम करने का, तो उन्हें देश की चिंता कम रही, अपने सफेद कुर्ता की चिंता। अब इनको हमने मौका दे दिया, अपने भी कालिख पोतेंगे, दूसरे में भी पोतेंगे। तो इसलिए ये सब कोई घबराने की बात नहीं। अरे बहुत चीज बड़ी आ गया, ये हो जा, कुछ नहीं होगा। संविधान है और कहीं बाहर से नहीं आया है, ये आपके राष्ट्रवाद का निहितार्थ यथार्थ तत्व है। तो वो वक्त है, इसकी आवश्यकता है। आज चीन क्यों पिलपिला रहा है, क्यों गलवान में हम 2 साल से बैठे हुए हैं? ये चीन सिर्फ इतना चाहता है कि भारत सीमाओं पे सड़क रेल
यातायात संचार का साधन डेवलप, कांग्रेस ने उससे समझौता किया हुआ था। बनाता था धीरे धीरे, 8 दिन में 8 मीटर। वर्तमान की सरकार ने सुरंगे मुरंगे सब खोद खाद के सब नजदीकतम एयरपोर्ट, जहां का तहां, हाईवे पे भी एयरपोर्ट, और पश्चिमी सीमा से लेकर पूर्वी हिमालय तक की सीमा को घेर रहा है भारत। उनके पैर के नीचे जमीन खिसक गया। क्यों भाई? तुम भी उग्र राष्ट्रवादी हो, इधर भी आजकल उग्र राष्ट्रवादी। ले कर क्या लोगे? तुम भी प्लेन उड़ाओ, अपन ने भी रॉफेल ले आया, उड़ा दिया, ले। तुमने कहा परमाणु बम ले आए, हम भी 4-5 ले आए, ले। तुम भी कैंप लगाए हो, हम भी कैंप लगाए, तू उधर खा मैं इधर खा। भाई ना हम आंख झुका के रहेंगे, ना किसी को आंख दिखाएंगे, लेकिन आंख मिला के बात तो सबसे करेंगे। यदि आप इसे उग्रता कहते हो तो सही है। तो ये कोई बाहर से नहीं आया है, आपके राष्ट्रवाद का अनिवार्य। इसीलिए मैंने कहा अब पेपर पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे तो अकल में आता है और आप फिर एक निर्णय पे पहुंचते हो। इसीलिए नेहरू जी उग्र राष्ट्रवाद के क्या थे? विरोधी। अब थोड़ी सी लिख लो यार, लेकिन ये अप्रोच क्लियर रखना, क्योंकि मैंने कोई एक विचारधारा का बात नहीं किया है, मैंने सारे विचारधाराओं की एक जैविक विकास क्रम के रूप में बात की। चलो लिखो भाई, लिखिएगा गांधी, शीर्षक डाल दो, गांधी नेहरू टैगोर, जो जहां है सबका राष्ट्रवाद यही है। कहाँ हुआ? किसका टाइम हुआ? कौन बोल रहा था? भाई जिनको लग रहा है टाइमिंग हो गया वो चले जाएं, ठीक है? इतना पढ़ाने के बाद भी यदि क्लास की मर्यादा पता नहीं है तो क्या तुम ऑफिसर बनोगे यार? जो भी बोला है वो तो नैतिक रूप से बहुत पतित आदमी है। आपको इस सभ्य समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। चलो लिखो, गांधी नेहरू टैगोर, जो भी नाम दे, तीनों में काम आएगा। अप्रोच को समझे रहो और नेहरू जी के राष्ट्रवाद को लिखो। लिखिएगा, राष्ट्रवाद संबंधी नेहरू जी की मानसिकता। राष्ट्रवाद संबंधी नेहरू जी की मानसिकता संकीर्ण नहीं थी, संकीर्ण नहीं थी। उन्होंने देश को एक संतुलित, संयमित, संयमित एवं आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। प्रेरित किया। पैराग्राफ बदलो। नेहरू जी भारतीय राष्ट्रवाद के विशिष्ट गुणों को भली भांति समझते थे। भारतीय राष्ट्रवाद के विशिष्ट गुणों को भली भांति समझते थे। लिखा,
समझते थे। लिख लिया? देखो इसी लाइन की इतनी व्याख्या है। ये जो आपने अभी एक लाइन लिखा ना, उसका ये इतना व्याख्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद क्या था और वो कैसे उसे समझते थे। अब आप अपना घर जाएं तो जो ये समझे हो, ये सारा का सारा एक जगह जगह स्पेस रख लो, एक दो पेज आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ो, कंटिन्यू रहो। क्योंकि क्योंकि वे भारतीय इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे। क्योंकि वे भारतीय इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे, साथ ही साथ पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित होने के कारण, साथ ही साथ पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित होने के कारण व्यवहारिक मानवतावादी भी थे। व्यवहारिक मानवतावादी भी थे। हाँ बेटा, पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित होने के कारण व्यवहारिक मानवतावादी भी थे। इसलिए वे विश्ववाद एवं विश्व बंधुत्व इसलिए वे विश्ववाद एवं विश्व बंधुत्व की भावना से प्रभावित थे। इसलिए नेहरू जी ने बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार किया। इसलिए सॉरी बेटा, नेहरू जी ने, अरे यार गांधी जी आएंगे, गांधी जी लिख देना, बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार किया। लिख लिया? अब फिर मैं कह रहा हूं, बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, बस ये जो आपको अभी समझाए पूरा इसको क्या कर देना, लिख देना। ठीक है, पैराग्राफ बदलो। उन्होंने कट्टर और धार्मिक राष्ट्रवाद को नकार दिया था। उन्होंने कट्टर और धार्मिक राष्ट्रवाद को नकार दिया था, क्योंकि उनका विश्वास था कि राष्ट्रवाद में सांप्रदायिकता का समावेश हो गया। सांप्रदायिकता का एक मिनट रुक जाओ। उनका विश्वास था कि राष्ट्रवाद में सांप्रदायिकता का समावेश हो गया। सांप्रदायिकता फिर बोल दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद नहीं बोलूंगा। उनका विश्वास था कि राष्ट्रवाद में सांप्रदायिकता का समावेश हो गया तो वह अभिशाप बन जाएगा। उग्र राष्ट्रवाद स्वयं के लिए विनाशकारी तो होता ही है, पड़ोसियों के लिए भी विनाशकारी होता है। पड़ोसियों के लिए भी विनाशकारी होता है। उग्र राष्ट्रवाद
आक्रामक प्रसार करना चाहती है, आक्रामक प्रसार करना चाहती है, जिसे नेहरू जी ने पूर्ण रूपेण नकार दिया, जिसे नेहरू जी ने पूर्ण रूपेण नकार दिया। उन्होंने संतुलित संतुलित बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार किया। संतुलित बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार किया और शासन व्यवस्था में उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया, और शासन व्यवस्था में उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया, पैराग्राफ बदलो। नेहरू जी ने आदर्शवादी राष्ट्रवाद को स्वीकार कर, नेहरू जी ने आदर्शवादी राष्ट्रवाद को स्वीकार कर उग्र राष्ट्रवाद को अस्वीकृत कर दिया। उग्र राष्ट्रवाद घृणा, उग्र राष्ट्रवाद घृणा, जातिवाद, युद्धवाद जैसी बुराइयों को ही जन्म देता है, जिस कारण विभिन्न देशों में अलग अलग रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न देशों में अलग अलग रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे विश्व बंधुत्व की भावना को ठेस पहुंचती है। लिख लिया? अब बेटा मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेकंड पैराग्राफ है बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली, उसमें आप इसे क्या करो, हाँ मुझे लिख के कल चाहिए, मैं देखूंगा, जिसका मन होगा उससे मैं कॉपी ले लूंगा। हाँ जो मैंने इतना समझाया भाई, 2 घंटा समझाया हूँ, ठीक है, और ये बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना। अब चलो, हाँ शांत हो जाओ भाई, आपके पास पूरा ग्राफ बना हुआ है, बस अपनी बातों को सेंटेंस के साथ क्या करना है, जोड़ना। अब फिर दोबारा अत्यधिक महत्वपूर्ण नेहरू जी के नाम पे पढ़ेंगे, लेकिन सब कुछ पढ़ लेंगे। आपके पास जितने थिंकर हैं उसमें नेहरू और
टैगोर साहब को एक छोड़ दो, सब समाजवादी। इसलिए आपको समाजवाद को समझना अनिवार्य। और अभी आप समझोगे। आवाज बेटा पीछे तक जा रही है? अच्छा। और फिर आगे जितना भी पढ़ोगे, चाहे लोहिया पर है, जेपी पर है, सुभाष चंद्र बोस पर है, सब में ये समाजवादी गुण था। और एक्चुअल में समाजवादी वहां पढ़ना है तो ठीक है, नेहरू जी का नाम लगा देंगे। नेहरू जी का समाजवाद तो एक अलग समाजवाद है, लेकिन अभी तो आपको समाजवाद समझना है। चलो बेटा, समझते जाना। जैसे वहाँ राष्ट्रवाद में समझना बहुत एक कॉन्सेप्ट है, और उस बेस पे फिर हम नेहरू पढ़ेंगे ही, जेपी पढ़ेंगे ही, लोहिया साहब पढ़ेंगे ही। देखो, भाई समाजवाद आने के पहले तो पूंजीवाद था, ठीक है। पूंजीवाद या समाजवाद कोई फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी तुमको कहा कि चेतना क्या है। अब यार, चेतना क्या है? तो कोई फैक्ट नहीं है, अवधारणा है, तथ्यों को पहचानना। जैसे आइडियोलॉजी कोई फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट, अवधारणा है। क्या? तथ्यों का तार्किक बौद्धिक विश्लेषण। तो ऐसे पूंजीवाद और समाजवाद कोई फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट। पूंजीवाद का मतलब हुआ पूंजी पर व्यक्ति का स्वामित्व। पूंजी पर क्या होगा? व्यक्ति का स्वामित्व होगा। इट मीन्स किसी भी व्यक्ति को पूंजी निवेश करके उससे अधिकतम लाभ कमाने का अधिकार है। और आधुनिक पूंजीवाद का जन्म जो है वो यूरोपियन पुनर्जागरण से हुआ है। किससे हुआ है? यूरोपियन पुनर्जागरण। और उस समय ये सामूहिक पूंजीवाद के रूप में आया कि भाई एक से अधिक व्यक्ति एक समूह बना ले और उसमें से पूंजी का निवेश करें, और उसका जो लाभ होगा वो सब में शेयर होल्डर में बट जाएगा। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंकिंग सेक्टर, LIC सेक्टर, ये सब क्या है? सामूहिक पूंजीवाद का उदाहरण है। लेकिन 1775 के बाद जब एडम स्मिथ की नेशन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक आई, जिसमें आर्थिक हस्तक्षेप की बात कही, इसका मतलब है व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में सरकार हस्तक्षेप न करे, ठीक है। और एडम स्मिथ आगे क्या लिखता है? एडम स्मिथ कहता है, देखो यदि पूंजीवाद नहीं समझोगे तो समाजवाद नहीं समझोगे। क्यों? दिन है तो रात है, गरीबी है तो अमीरी है, ऐसे पूंजीवाद है तो समाजवाद है। तो इसलिए मैं पूंजीवाद समझा रहा हूं। और एडम स्मिथ कहता है कि किसी वस्तु की मूल्यों का निर्धारण सरकार न करे,
बल्कि बाजार के प्रतिस्पर्धा के आधार पर क्या होना चाहिए, उसका मूल्य होना चाहिए। मतलब बाजार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, तभी अच्छी क्वालिटी की चीज बनेगी। मोनोपोली हो जाएगी तो भाई अरेला सरेला जो बनाना है बना दो, लोग खरीदेगा। भाई एक माचिस ले लो तो 10 कंपनी क्या 100 कंपनी बना रही है, 1000 कंपनी बना रही है, तो भाई जिसका अच्छा है वो हम लेंगे, अच्छा सस्ता सुंदर लेंगे। अब एक ही सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी तब तो उसकी मोनोपोली रहेगी। तो यहां पर क्या हो जाता है, व्यक्तिगत पूंजीवाद का जन्म होता है। कि प्रत्येक व्यक्ति को पूंजी का निवेश करके क्या करना है, लाभ कमाने का, अधिकतम लाभ कमाने का। ये ध्यान रखना वर्ड, अधिकतम लाभ कमाने का क्या है, अधिकार है। तो एडम स्मिथ, जिसे आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हो, उनने क्या कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की परिभाषा ही। इसीलिए 1813 ईस्वी से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ना शुरू हुआ। देखो हो वहां रहा है, इम्प्लीमेंटेशन यहां दिख रहा है। तो भाई सबको पूंजी निवेश करने का हक मिल गया, तो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, बढ़ गया, वही औद्योगिक क्रांति में तब्दील हो गया। ठीक है, अब देखो इसने क्या कर दिया, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, अब इसने भाई पूरी संरचना ही बदल दिया। जहां सबसे शक्तिशाली राजा, और पुराना स्ट्रक्चर क्या था, राजा या सामंत का, ये क्या है पादरी, ये क्या है सामान्य वर्ग। अब उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया, यहां आ गया पूंजीपति वर्ग, सबसे शक्तिशाली वर्ग था ये। क्यों, ये पूंजी निवेश करके दूसरे को रोजगार भी दे रहा है और सरकार को चलाने के लिए टैक्स, तो सारी शक्ति इसके हाथ में थी। अब यहां कौन आ गया, आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, अकाउंटेंट और श्रमिक। या तो पूंजीपति ही है, या तो वो नौकरी पेशा है, नहीं तो श्रमिक। ठीक है, सामान्य वर्ग यार जीरो लेने में बहुत माहिर होगा, यहाँ जीरो मतलब नहीं समझ रहा है। ठीक है, देखो अब औद्योगिक क्रांति, ध्यान देना, यहां पर अभी तुमने क्या पढ़ा, अधिकतम लाभ, यही समाजवाद का जन्म देगा। अब अधिकतम लाभ लोगे तो किसी ना किसी का तो शोषण करना ही होगा, नहीं, बिना शोषण किए अधिकतम लाभ नहीं हो। अब ये पूंजीपति किसका शोषण कर सकता है, इसका तो नहीं कर सकते हो, पढ़े लिखे हैं ना। अब हमारा शोषण करोगे तो हम भी कुछ ऐसा लिखा के चले जाएंगे कि फैले ही करते रहोगे जिंदगी भर। और चाणक्य पहले कहा गया है कि कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति से पंगेबाजी, क्योंकि उसके पास साधन संसाधन की कमी नहीं है, वो क्रिएट कर लेगा। तो इसका शोषण तो कर नहीं सकते हो, शोषण किसका होगा, काम करने का कोई घंटा नहीं था, अधिकतम काम, दुर्घटना हो गई तो कोई लाभ नहीं, न्यूनतम वेतन,
कोई चिकित्सीय सेवा उपलब्ध नहीं, आवास नहीं, गंदे बस्तियों में रहते थे। सारे कष्ट किनको? श्रमिकों। ध्यान देना, यही औद्योगिक क्रांति है जिसने एक तरफ पूंजीवाद को जन्म दिया। शोषण कितना करोगे? एक सीमा के बाद शोषण के खिलाफ जागरूकता तो आएगी, क्योंकि इस वर्ग के पास ज्ञान का अभाव है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई भूखे पेट तो जानवर में भी जागरूकता आ जाता है। सांप भी बिल से निकलकर शिकार करने आ जाता है। नहीं, रात में जंगल राज हो जाता है जंगल में, क्यों? तो भाई जब जानवरों में भी भूखे पेट जागरूकता होगी तो ये तो मनुष्य है। तो इस श्रमिकों को अपने शोषण के खिलाफ जो जागरूकता आई वो क्या कहलाता है? ट्रेड यूनियन आंदोलन। क्या कहलाया? यहीं से समाजवाद की क्या हुई? उत्पत्ति।